शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास चलिए देखते हैं। कल की क्लास में हमने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को डिस्कस करा था। तो आज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का तीसरा चैप्टर शुरुआत करते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम, लगभग में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सिंगल फेज और 3 फेज का कंक्लूजन दिया हुआ है और उसके कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में चैप्टर 3 से, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, पहले चीज देखिए, हमारे पास 3 तरीके की लाइन होती हैं। एक तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है, एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वह ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसकी डिस्टेंस 80 किलोमीटर से कम होती है, उसे बोला जाता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और जिस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 80 से 160 के बीच में होती है उसे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। और जिस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से अबव होती है उसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। तो पहला देखिए, अब कुछ हमारे पास पैरामीटर भी होते हैं, पैरामीटर के साथ डिस्कस करते हैं। पहली हमारे पास देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी है भाई? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, पहली बात यह है इसमें कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो दूरी होती है लगभग 80 किलोमीटर से कम होती है। 80 किलोमीटर से कम लेंथ की जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन होंगी वो सारी की सारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आएंगी। दूसरा ये कि हम इसमें वोल्टेज जो यूज कर सकते हैं वो 20 किलो वोल्ट के अबव में यूज कर सकते हैं। इसके आसपास भी देखो 30 भी जा सकती है, 33 भी जा सकती है, लेकिन हम एवरेज मान के चल रहे हैं कितनी, 20 किलो वोल्ट इसमें यूज करी जा सकती है। तीसरा, इसमें हम जो पैरामीटर यूज करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, जो पैरामीटर कंसीडर्ड करे जाते हैं वो सिर्फ आर और एल ही यूज करे जाते हैं। कौन कौन से यूज करे जाते हैं? आर और एल का ही यूज करा जाता है। और नेगलेक्ट कौन कौन से करे जाते हैं? सी और जी को नेगलेक्ट करा जाता है। सी यहाँ पर क्या है? कैपेसिटेंस। और जी क्या है यहाँ पर? कंडक्टेंस। और एल यहाँ पर क्या है? इंडक्टेंस। और ये आर हमारे पास है रेसिस्टेंस। देखो, जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन है उनमें जो रेसिस्टेंस को लिया जाता है वो ओम पर किलोमीटर में कैलकुलेट करेंगे। इंडक्टेंस को लेंगे हेनरी पर किलोमीटर में, और कैपेसिटर को लेंगे फैरड पर किलोमीटर में। किसमें? फैरड पर किलोमीटर में। ये चीजें याद रखनी है कि किलोमीटर के हिसाब से हम किसे देखते हैं और बिना किलोमीटर, ओम पर किलोमीटर के हिसाब से किसको देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। दूसरा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को जब कैलकुलेशन इसके पैरामीटर को कैलकुलेशन करी जाती है तो ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास सब स्टेशन है, ये मेरे पास लोड है, लोड ने ट्रांसफार्मर मानिए, ट्रांसफार्मर है, ये मेरे पास जनरेटिंग स्टेशन है, वह सिंक्रोनस जनरेटर है जिसके द्वारा मैं वोल्टेज जनरेट कर रहा हूं। मान लीजिए ये जनरेटर है और ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है जिसके द्वारा मैं किसको कर रहा हूँ? स्टेप डाउन कर रहा हूँ। ये वो जनरेटर है जिसके द्वारा मैं वोल्टेज जनरेट कर रहा हूँ और फिर उसके द्वारा स्टेप अप करा जाएगा। उस ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर है, उस ट्रांसफार्मर को मान लीजिए यहाँ पर आएगा, आना है इसके बीच में। उसके बाद वह ट्रांसफार्मर जिसके द्वारा मैं इसको स्टेप डाउन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? स्टेप डाउन कर रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने 2 पैरामीटर को कंसीडर करा है, एक इंडक्टेंस और एक दूसरा रेसिस्टेंस। तो ये मेरे पास रेसिस्टेंस हो गया, ये मेरे पास इंडक्टेंस हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए है, सिर्फ शॉर्ट ट्रांसमिशन है, रियल नहीं है, हम एजप्शन मान के चलते हैं। तो जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर, इसका इंपेडेंस होएगा जेड, जिसका जनरेटर का इंपेडेंस, सिंक्रोनियस जनरेटर का, सिंक्रोनियस नहीं बोल रहा हूं मैं, जनरेटर का इंपेडेंस बोल रहा हूं। क्या? जनरेटर का इंपेडेंस
रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस, सिंक्रोनस इंपेडेंस नहीं बोला मैंने बोला है इंडक्टेंस। वो इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस और इंपेडेंस ऐसी इसी का भी होएगा मेरे पास जेड ट्रांसफार्मर लिख लिए जेड टी, ये मेरे पास जिन इसका है जनरेटर का जेड जी लिख लिए। तो जेड जी को मान लीजिए सिंक्रोन जनरेटर का जो मेरे पास इंपेडेंस होएगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको आर जी, रेसिस्टेंस किसका, जनरेटर का, आर जी का स्क्वायर प्लस एक्स जी का स्क्वायर। ट्रांसफार्मर के लिए लिख सकता हूँ जेड टी बराबर ऐसे ही लिख सकता हूँ मैं आर टी का स्क्वायर और प्लस एक्स टी का स्क्वायर। ये रिएक्टेंस है किसका, ट्रांसफार्मर का, रेसिस्टेंस है ट्रांसफार्मर का, ये रेसिस्टेंस है जनरेटर का, रिएक्टेंस है जनरेटर का, ये बनेगा रिकॉर्ड में इंपेडेंस किसका, जनरेटर का, ये बनेगा ट्रांसफार्मर का इंपेडेंस। तो जब इसके पैरामीटर को कैलकुलेशन करा जाता है तो याद रखना ये सारा ट्रांसमिशन लाइन मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन का है और ये एक्सल ट्रांसमिशन लाइन का इंपेडेंस है और ये ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है। तो याद रखना है पहली बात इसमें यह है कि कैलकुलेशन करते समय इसके पैरामीटर को जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसके साथ इसको भी कंसीडर्ड करा जाता है, इसको भी कंसीडर्ड करा जाता है और इसको भी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ जेड जी और प्लस का जेड टी। ये याद रखना आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जनरेट क्या नाम है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर को कैलकुलेशन करते समय किन कंपोनेंट को साथ रखा जाता है। तो याद रखना है जिस जनरेटर से वोल्टेज जनरेट हो रही है और जिस ट्रांसफार्मर का हम इसमें यूज कर रहे हैं उनके इम्पीडेंस को इसके साथ जोड़कर पैरामीटर को निकाला जाता है, पैरामीटर को निकाला जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में ऐसे पूछ सकता है कि बताइए किस ट्रांसमिशन लाइन में अल्टरनेटर या फिर जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस को जोड़कर कैलकुलेशन करी जाती है, तो वो होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वह लाइन है जिसमें इन सभी को कैलकुलेशन करा जाता है और पैरामीटर को निकाला जाता है। तो आगे देखिए, अगली बात करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की। अभी ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से क्योंकि उसमें हम उसके पैरामीटर को कैलकुलेशन करेंगे। पहले देखिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कौन सी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो लेंथ होती है वह 80 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर के बीच में होती है। मैं लेंथ बोल रहा हूं, क्या लेंथ। और जो वोल्टेज होती है वह 20 किलो वोल्ट से लेके 100 किलो वोल्ट के बीच में होती है। जो पैरामीटर कंसीडर्ड करे जाते हैं, क्या भाई, जो पैरामीटर कंसीडर्ड करे जाते हैं वो आर एल और सी को कंसीडर्ड करा जाता है। कंसीडर्ड किसको नहीं करा जाता है, जी को कंसीडर्ड नहीं करा जाता है। तो इसके पैरामीटर देखेंगे, ये हम जो इसके पैरामीटर को कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास 3 या 4 तरीके के मेथड होते हैं, 4 तरीके के मेथड होते हैं। लेकिन उनमें जो मोस्ट पॉपुलर मेथड हैं, एक तो है हमारे पास टी मेथड, एक है हमारे पास पाई मेथड, एक है हमारे पास एंड कंडेंसर मेथड, एक है हमारे पास एंड कंडेंसर मेथड। बाकी चौथा भी है, ये लास्ट वाला है कि यदि मैं कंडेंसर को पीछे की तरफ ट्रांसफर करके जब कैलकुलेशन करता हूँ। बाकी तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, टी मेथड, पाई मेथड और एंड मेथड। इनके बारे में कैलकुलेशन करी जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। आगे देखिए ट्रांसमिशन लाइन का भी क्लासिफिकेशन करने हमारे पास होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो लेंथ होती है, लेंथ का हम प्रयोग करते हैं 180 किलोमीटर से अबव। 180 किलोमीटर से ऊपर जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन होती है उन सभी को किस में कैलकुलेशन करा जाता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में।
वोल्टेज जो हम इसमें प्रयोग करते हैं वह होती है 100 किलो वोल्ट से ऊपर। कितने यूज करते हैं हम? 100 किलो वोल्ट से ऊपर। और जो इसमें पैरामीटर कंसीडर्ड करे जाते हैं वो पैरामीटर लगभग सभी को लिया जाता है। आर को भी कैलकुलेशन करा जाता है, एल को भी, सी को भी और जी को भी, छोड़ा किसी को नहीं जाता। बाकी इसको हम लंप्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के द्वारा यूज करते हैं। कौन सा पैरामीटर होता है ये याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के द्वारा इसको जो हम यूज करते हैं, कौन सा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को लंप्ड पैरामीटर के द्वारा इसकी कैलकुलेशन करी जाती है। तो चलिए ये होता है एक ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन, एक ओवरव्यू। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में कुछ इफिशियंसी और उसके वोल्टेज के बारे में कि उसकी इफिशियंसी और वोल्टेज कैसे निकालते हैं। पहले फेजर डायग्राम देखिए। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के हम फेजर डायग्राम की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की फेजर डायग्राम देखो। पहली बात तो ये फेजर डायग्राम, मैंने बोला है फेजर, तो फेज कर का मतलब है डायग्राम, फेजों के बीच में खींचे जाने वाला डायग्राम को फेजर डायग्राम बोला जाता है। यहाँ पर लाइन की ना ही तो लाइन वोल्टेज, ना ही लाइन करंट, ना ही लाइन पावर, किसी को भी कैलकुलेशन नहीं करा जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन करा जाएगा फेज के रेस्पेक्ट में, फेज की वोल्टेज, फेज की करंट, फेज की पावर। थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में फेजर डायग्राम फेज की करंट और फेज की वोल्टेज के बीच में खींचा जाता है, इसीलिए उसको फेजर डायग्राम बोला जाता है। यदि लाइन के बीच में खींचा जाता तो उसे लाइन डायग्राम बोलते, फेजों के बीच में खींचा जाता है इसलिए उसे फेजर डायग्राम बोलते हैं। थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में फेजर डायग्राम खींचते समय, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में फेजर डायग्राम खींचते समय उसकी फेज वैल्यू को निकाला जाता है। मान लीजिए कि थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है, तो थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में उसकी लाइन वोल्टेज को यदि डेल्टा में तो स्टार में कन्वर्ट करेंगे, स्टार में भी √3 का भाग देके उसको फेज वैल्यू निकाली जाएगी। ऐसी उसकी पावर है तो उसको आधा करा जाएगा, उसके तिहाई करा जाएगा, लोड को भी तिहाई करा जाएगा, उसकी सेंडिंग वोल्टेज को भी तिहाई करा जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी क्वांटिटी को 1/3 कम करते हुए थ्री फेज को वन फेज में कन्वर्ट करके तब कैलकुलेशन करी जाती है। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। कौन सी लाइन है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो मैं दो पैरामीटर को कंसीडर करूंगा, एक आर और एक एल। यह मान लीजिए मेरे पास क्या है, लोड। ये मान लीजिए मेरे पास आर, ये एल। सेंडिंग वोल्टेज मान लीजिए वीएस, सेंडिंग करंट मान लीजिए आईएस, रिसीविंग वोल्टेज मान लीजिए वी आर, रिसीविंग करंट मान लीजिए वी आई आर। यहां पर वोल्टेज या एंगल मान लीजिए कि यहां पर जो एंगल है फाई एस, यहां पर जो प्राप्त हो रहा है मुझे एंगल वो वाई आर। इन दोनों के बीच में यदि मैं कहूं कि ये मेरे पास सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर है, ये मेरे पास रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर है, ये मेरे पास सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर है, ये मेरे पास रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर है। मैं यदि कहूं, ये तो हो गया इन दोनों का, डेल और लिख देता हूं, मान लीजिए डेल। तो डेल क्या है, वी एस और इंटू वी आर के बीच का जो फेज डिफरेंस है उसे क्या बोला जाता है, डेल। ठीक, वी एस यहाँ पर क्या है, सेंडिंग। चलो देखिए ऐसे ही। अब मैं कहता हूं कि फेजर डायग्राम, पहली बात तो ये समझ लिए जितने भी रेसिस्टिव कंपोनेंट हैं वो क्या काम करेंगे, वोल्टेज का ड्रॉप करेंगे। क्या करेंगे, आई आर, जो क्या कहलाता है, वोल्टेज ड्रॉप या पावर लॉस भी करेंगे। या लेकिन जितने भी आर एक्स वाले कंपोनेंट होंगे, देखो ये वाले आर जो कंपोनेंट हैं, आर कंपोनेंट
वो फेज वैल्यू या रिफरेंस वैल्यू के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे? रिफरेंस वैल्यू के साथ, रिफरेंस वैल्यू के साथ। लेकिन जितने भी एक्स कंपोनेंट हैं वो भी तो वोल्टेज, ये तो पावर ट्रांसमिशन लाइन में लॉस करेंगे और लॉस करने के बाद ड्रॉप भी करेंगे। कुछ ड्रॉप देखिए ये होते हैं मेरे पास ड्रॉपिंग कंपोनेंट, लेकिन ये वोल्टेज का भी ड्रॉप करेंगे। लेकिन ये क्या काम करेंगे? क्योंकि मेरे पास एक्स है तो ये या तो 90 डिग्री, अब वो ये क्या होंगे 90 डिग्री आगे होंगे, तो ये लेगिंग पावर फैक्टर को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? लेगिंग। ये रिफरेंस से 90 डिग्री प्लस अब में मिलेंगे। कितना मिलेंगे? 90 डिग्री अब रिफरेंस वैल्यू के साथ। किसके साथ? रिफरेंस वैल्यू के साथ। किसके साथ भाई साहब? रिफरेंस वैल्यू के साथ। ये 90 डिग्री ऊपर कंपोनेंट मिलेंगे। तो फेजर डायग्राम खींचते समय ये सब चीजें याद रखनी है कि कौन सी वैल्यू कहाँ मिलेगी और कौन सी वोल्टेज ड्रॉप करेगी और कौन सी लेगिंग और लीडिंग इफेक्ट डालेगी। तो देखिए ये मान लीजिए मैंने लिखा है डेल, डेल को लिख दिया मैंने वीएस और इनटू वीआर। ये एंगल है इन दोनों के बीच का। तो मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूं। देखो मान लीजिए कि मेरे पास रिफरेंस वैल्यू दोनों सारे के सारे एक साथ सीरीज में सिंगल फेज लेयर डायग्राम आई है। तो इस आई को हटाओ क्योंकि सारे में करंट सेम है। इस आई को हटाओ। मैंने एक ही कंपोनेंट मान लिया, वो है मेरे पास आई। ये मेरे पास रिफरेंस हो गया करंट आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ। अब मैं जानता हूं कि जितनी भी मेरे पास, देखो किसी भी उसके दो कंपोनेंट होते हैं। यदि मेरे पास कोई डिजिट है, ये है, मैं इसको दो तरीके से तोड़ सकता हूं। एक तो तोड़ सकता हूं कॉस की वैल्यू के लिए, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। यदि मेरे पास कोई वैल्यू ऐसे है तो मैं उसको एक कंपोनेंट इसमें तोड़ सकता हूँ, एक कंपोनेंट इसमें तोड़ सकता हूँ। तोड़ा जा सकता दो कंपोनेंटों में। यदि मैं यहाँ पर मान लूँ ये मेरे पास करंट आई है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई कॉस थीटा और इसको लिख सकता हूँ आई साइन थीटा। लिखा जा सकता है भाई, क्योंकि ये मेरे पास आई है, दो एंगल में तोड़ दूंगा तो इस आई कॉस थीटा, ये कॉस की वैल्यू है और ये साइन की वैल्यू है। इसी प्रकार मैं यहाँ पर देखिए मैंने रिफरेंस मान लिया है आई, तो यहां पर रेसिस्टिव इफेक्ट है, यहां पर इंडक्टिव है, यहां पर भी रेसिस्टिव है, यहां पर भी इंडक्टिव है। यदि यहां पर रेसिस्टर ना होता, दोनों साइडों में इंडक्टर होता, तो हमारे पास जो वोल्टेज रिसीविंग वोल्टेज मिलती वो टोटल 90 डिग्री लैगिंग कंडीशन में मिलती। लेकिन ऐसा है नहीं अभी। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टिव कंपोनेंट है, तो रेसिस्टिव कंपोनेंट इंडक्टर के साथ इफेक्ट डालेगा, उसके पावर फैक्टर को घटा देगा। पावर फैक्टर घटाने के बाद वैल्यू कहीं ना कहीं मिलेगी। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल रही है, ये मिल रही है मुझे वी आर। क्या मिल रही है? वी आर। इस एंगल को आप मान लीजिए कि ये है मेरे पास रिसीविंग एंगल, क्योंकि ये रिसीविंग एंड साइड की वोल्टेज है। किसकी वोल्टेज है? रिसीविंग एंड साइड की वोल्टेज है। भाई ये एंगल इतना है, ध्यान करिए, क्योंकि एंगल पे ऐसी जाएगी। मैंने रिफरेंस वैल्यू के साथ माना है, ये यहाँ पर है। अब मान लीजिए मैं इसको डॉटेड कर रहा हूँ नीचे। भाई यहाँ से यहाँ तक जरा ध्यान से देखिए, ये वाला कंपोनेंट किसके साथ है? आई के साथ है। ये वैल्यू मेरे पास वी आर है। मैं रिसीविंग की बात कर रहा हूँ और रिसीविंग एंड की, अभी सेंडिंग एंड की बात नहीं चल रही, रिसीविंग एंड की बात चल रही है। तो रिसीविंग एंड पर ये जो वैल्यू हो सकती है, ध्यान से देखिए, कॉस फाई के साथ मैं इसको लिख सकता हूँ आई आर और इंटू कॉस फाई आर भी तो लिख सकता हूँ भाई इसको। क्योंकि मान लीजिए कि ये मेरे पास वी आर की वैल्यू थी, तो वी आर में एक वोल्टेज ड्रॉप इधर और एक वोल्टेज ड्रॉप इधर। अब मान लीजिए मेरे सेंडिंग वोल्टेज इससे तो ज्यादा ही होगी, और सेंडिंग वोल्टेज में ही सेंडिंग वोल्टेज साइड पर भी इंडक्टर और कैपेसिटिव दोनों है। इसका मतलब ना ही तो प्योर इंडक्टिव है और ना ही प्योर रेसिस्टिव है, और ना इंडक्टिव और ना रेसिस्टिव होने के कारण कहीं ना कहीं कंपोनेंट बीच में मिलेगा, इसके और इसके बीच में ऐसे। तो मैंने मान लिया वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब जरा देखिए वी आर से आप आगे जाइए, बिल्कुल करंट के फेज में। किसके फेज में? करंट के पेज में। क्या यहाँ पर आई आर लिख सकता हूँ मैं? क्यों भाई आई आर लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि ये मेरे पास रेसिस्टिव कंपोनेंट है। अबे भाई ध्यान करो, ये मेरे पास रेसिस्टिव कंपोनेंट है, तो पहले ड्रॉप देखो वी आर मुझे मिला,
टोटल वोल्टेज। उसके बाद में आई आर, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वोल्टेज बिल्कुल करंट के फेज में रहे। उसके बाद आ जाइए, इसके बाद बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर जाइए, कितना 90 डिग्री ऊपर जाइए, मैं इसे लिख सकता हूँ आई एक्स। 90 डिग्री ऊपर जाइए, इसे लिख सकता हूँ आई एस, और इस वी एस को इससे जोड़ दीजिए। ये मेरे पास है सेंडिंग एंड का वोल्टेज। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप है इतना, मैं इस आई आर को यहाँ पर जोड़ के लिख सकता हूँ, नीचे भी यहाँ पर लिख सकता हूँ आई आर इंटू साइन फाई आर। लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता भाई? ये है मेरे पास आई आर इंटू साइन फाई आर, क्योंकि ये कंपोनेंट 90 डिग्री अब है ये वाला। इसको कितना लिख सकता हूँ, देखिए ये मेरे पास रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फाई, सेंडिंग एंड का वोल्टेज है फाई एस। इन दोनों के बीच के एंगल को लिख सकता हूँ मैं डेल। इन दोनों के बीच के एंगल को कितना लिखा जा सकता है, डेल। तो ये मेरे पास रिसीविंग एंड हुआ है, मैं इसको लिख सकता हूँ आई इंटू जेड। कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, आई इंटू जेड। मतलब वोल्टेज ड्रॉप है, ध्यान से देखो, ये इम्पीडेंस वी आर और इसके बीच में आई जेड। अब बात यहाँ पर है, फेजर डायग्राम को ध्यान से समझिए कि ये वाला आई जेड कहाँ से आया। ध्यान से देखो, वी आर और वी एस, इन दोनों के वी एस और वी आर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा वो टोटल इम्पीडेंस का ही तो होएगा। टोटल इम्पीडेंस इसको भी लो और इसको भी लो, तो इसका मतलब है नहीं इसको लेना, इसको, क्योंकि ये तो हमें वी आर इसमें मिला है, तो वी ये हमारे पास इम्पीडेंस, तो मैं इसको यदि कंसीडर करूं आई इंटू जेड, इसको यदि मैं आई और इंटू जेड मान लूँ, क्या मान लूँ भाई, आई और जेड, तो मैं इसे लिख सकता हूँ जेड। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा, ये जो मुझे वी आर मिला है, क्या मैं वी एस में से माइनस का आई किसको घटा दूं, आई और जेड को घटा दूं, तो क्या मुझे वी आर नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब है आई जेड का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर है। देखिए ये पहले यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास है आई आर इंटू कॉस फाई आर, ये मेरे पास है आई आर, ये मेरे पास है आई आर। तो मैंने इस वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख लिया, क्योंकि देखिए पहले मेरे पास एक कंपोनेंट है ये आई आर इंटू कॉस फाई आर, आई आर और इंटू कॉस फाई आर, ये मेरे पास 90 डिग्री इसमें करंट के फेज में है। ये वोल्टेज ड्रॉप है रेसिस्टिव, ये वोल्टेज ड्रॉप है टोटल रेसिस्टिव। इसके 90 डिग्री ऊपर जाइए, कितना 90 डिग्री ऊपर, ये वाला ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये कंपोनेंट यहाँ पर, तो आई आर साइन फाई आर ऊपर की तरफ। भाई मैं जब इसको निकालूंगा और इसको निकालूंगा तो वोल्टेज मुझे टोटल वी आर नहीं मिलेगी क्या? देखिए यदि मैं इसका भी वर्ग करता हूँ और इसका भी वर्ग करता हूँ, किसका, इसका और इसका, अबे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे, जब मैं इसका वर्ग करूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो इसके स्क्वायर के नहीं बैठेगा क्या? क्योंकि ये 90 डिग्री, देखिए मान लीजिए ये रेसिस्टिव कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये जेड हो जाएगा। तो जेड बराबर, बेसिक इलेक्ट्रिकल का में पढ़ा होगा आपने कि जेड बराबर कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर नहीं होता क्या? तो इसका मतलब यह होगा कि ये मेरे पास देखो रेसिस्टिव कंपोनेंट में पहले बता चुका हूँ कि रेसिस्टिव कंपोनेंट करंट के फेज में होगा, रिएक्टिव कंपोनेंट करंट से 90 डिग्री अबव करेगा। जब कभी भी फेजर डायग्राम बनाओ तो रेसिस्टिव कंपोनेंट को जो रिफरेंस वैल्यू मानी है उसी के साथ लेके चलना, और क्या नाम है, कैपेसिटिव को उसके 90 डिग्री पीछे लेके चलना है और इंडक्टर को 90 डिग्री अबव लेके चलना है। तो वही काम हमने यहाँ पे करा है, आई आर और इंटू कॉस फाई आर, रिफरेंस वैल्यू मानी है मैंने करंट आई, तो आई आर और कॉस फाई आर क्या है, रिफरेंस वैल्यू के साथ है, रेसिस्टिव कंपोनेंट है तो इसके साथ चलेगा, और आई आर, और ये मैंने लिखा है आई आर इंटू साइन फाई आर 90 डिग्री अबव, और ऊपर ध्यान से देखिए इसका कंपोनेंट और आई आर साइन फाई आर का कंपोनेंट वी एस को रिप्रेजेंटेशन देगा, क्योंकि ये मेरे पास होगा, यदि मैं इसके इंपीडेंस को जेड एस मानता हूँ तो ये यहाँ पर रख सकते हैं, इसके इंपीडेंस में यदि मैं करंट की गुणा करूंगा तो वो ये रिप्रेजेंटेशन देगा। तो वी आर मेरे पास रिसीविंग वोल्टेज है, मैं फिर करंट की फेज में गया, ऊपर गया आई एक्स, किसके लिए, आई एक्स, तो मुझे वोल्टेज कौन सा प्राप्त होगा, वी एस, ये मेरे पास क्या है, आई जेड। तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का फेजर डायग्राम है। इसी के बारे में यहीं से हम बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पर, इसी फेजर डायग्राम पर देखना इफिशियंसी को, ये है मेरे पास आई आर और इंटू साइन फाई आर। देखो यहाँ पर लॉस निकाल, पहले तो हम देखते हैं इफिशियंसी को, ये मेरे पास रेफरेंस वैल्यू हो गई, या फिर इफिशियंसी, देखिए इफिशियंसी परसेंटेज इफिशियंसी जो हम निकालते हैं,
यदि हमारे पास वोल्टेज मुझे कितना प्राप्त हुआ है, और वोल्टेज मुझे प्राप्त हुआ है भाई साहब वी आर, सेंड कितना करा था मैंने, वी एस, सेंड कितना करा था मैंने, वी एस करा था, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इफिशियंसी। यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 की, तो ये मेरे पास परसेंटेज में वैल्यू निकल आएगी। किस में निकल आएगी भाई, परसेंटेज में। अब वी आर है, तो वी आर को देखो मैं इतना लिख सकता हूँ वी एस, अब माइनस का आई स्क्वायर और इंटू जेड, या वोल्टेज ड्रॉप भी लिख सकता हूँ, या माइनस का एक काम करिए, इसको पी लॉसेज लिख लिए, क्या जो मेरे पास में लॉसेज हो रहे, और अपन का वी एस लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस का पी एल लॉस, और अपॉन का वी एस लिख सकता हूँ भाई, और इंटू 100। एक फार्मूला तो हमारे पास ये होता है जिसको हम यूज करते हैं। अब जरा एक चीज देखिए, मुझे निकालना है वी एस, वी एस कैसे निकालेंगे। अभी मैंने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक चीज बताई थी कि मेरे पास वी एस है, तो जरा ध्यान से देखिए, यदि मैं इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दूं, और इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का, ये पूरा कंपोनेंट, ये पूरा कंपोनेंट, तो भाई साहब ये वैल्यू निकल आएगी। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस कंपोनेंट का स्क्वायर और इनटू इस कंपोनेंट का स्क्वायर इजिकल टू इसके बराबर बैठेगा। करते हैं, देखो ये मेरे पास है रूट, क्योंकि रूट में करी जाती है, मैं रूट पहले ही डिजाइन कर देता हूँ। देखिए तो मैं लिख सकता हूँ इसको आई आर प्लस आई आर कॉस फाई आर का स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं आई एक्स प्लस आई आर साइन फाई आर। ये भाई साहब रिसीविंग एंड की वोल्टेज है, ये आई आर का मतलब है रिसीविंग एंड की वोल्टेज। ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या होती है वी एस, किसकी वोल्टेज है, सेंडिंग एंड की वोल्टेज। किसकी वोल्टेज है भाई, सेंडिंग एंड की वोल्टेज है, मैं इसको लिख सकता हूँ सेंडिंग एंड की वोल्टेज। अब देखिए, यदि मैं यहाँ से सेंडिंग एंड का tan फाई लिखूँ, क्या लिखूँ यहाँ से सेंडिंग एंड का tan फाई, तो tan फाई आपने पढ़ा है लंब बटे आधार होता। यदि कभी यहाँ से सेंडिंग एंड का क्या निकालने को है, tan फाई निकालने को है, हम यहाँ से cos फाई भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं फेज एंगल निकाल रहा हूँ, पावर फैक्टर नहीं निकाल रहा मैं बात कर रहा हूँ फेज एंगल की। फेज एंगल tan फाई में निकलता है, लेकिन पावर फैक्टर cos फाई में निकलता है। याद रखना, फेज एंगल निकालने के लिए tan फाई का यूज करा जाता है। फेज एंगल निकाल रहा हूँ मैं रिसीविंग एंड और इसके बीच में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना आई आर और इंटू कॉस फाई आर, और प्लस का लिख सकता हूँ यहाँ पर आई एक्स, और अपॉन का कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, ये टोटल लिखिए इसको, इसको यहाँ पर आई एक्स और प्लस का आई आर और इंटू साइन फाई आर, ये लंब और ये आधार, तो कितना लिख सकता हूँ मैं इसको आई आर और इंटू कॉस फाई आर और इंटू आई आर। बात एक ही है, कैसे भी लिख लीजिए। ये देखिए, ये मेरे पास होता है रिसीविंग एंड के लिए, वो सेंडिंग एंड के लिए क्या tan फाई, क्या होता है भाई tan फाई, किसके लिए, रिसीविंग एंड के लिए। cos फाई देखिए, cos फाई क्या होता है, इसी में जरा फेजर डायग्राम में देखिए cos फाई हम कैसे निकालेंगे। cos फाई जो होता है किसी भी उसके लिए cos फाई s मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मैंने मान लिया cos फाई s सेंडिंग वोल्टेज के लिए, तो cos फाई s निकालने के लिए जो रेसिस्टिव कंपोनेंट है और जो टोटल कंपोनेंट है उसका भाग कर दीजिए, क्योंकि cos फाई बराबर कितना होता है r अपॉन का z, कितना होता है भाई r अपॉन का z, तो इसके रेसिस्टिव कंपोनेंट कितने हैं, आई आर इंटू कॉस फाई आर और इंटू आई आर। ठीक, आई आर इंटू कॉस फाई आर, और ये तो मैं से टोटल कितना रख सकता हूँ, आई आर प्लस और इंटू आई आर, और ये मेरे पास है कॉस फाई आर, और बटे जेड कितना लिख सकता हूँ मैं, ये मेरे पास हो गया कितना वी एस, कितना हो गया भाई वी एस, ये टोटल वोल्टेज है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए आई आर तो ये हो गया, मैं इसे लिख सकता हूँ वी आर और इंटू कॉस फाई आर, और ये मेरे पास वी एस, ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप आ गया। क्या आ गया भाई, टोटल वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज वह है जो कॉस फाई है रिफरेंस करंट के साथ है, और ये मेरे पास रेसिस्टिव कंपोनेंट है आई आर प्लस का वी आर इंटू कॉस फाई आर और अपॉन का वी एस। ये मेरे पास हो गया सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर, कितना लिखा भाई मैंने, रेसिस्टिव कंपोनेंट के लिए वैल्यू आई आर प्लस का वी आर इंटू कॉस फाई आर और अपॉन का वी एस। ध्यान रखना जो रेसिस्टिव कंपोनेंट है यार उसके साइड के हैं,
आगे देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरे पास वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता, यहीं से देखिए वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन होता है Vs माइनस का VR और अपॉन का VR और इंटू 100, और इंटू कितना होता है भाई 100। तो Vs मेरे पास होता है Vs माइनस VR और अपॉन का VR। अब देखिए Vs माइनस का VR, इसका मतलब भाई सेंडिंग में से रिसीविंग हटाया जा रहा है, तो लॉस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा है? लॉस की बात कर रहा हूँ। तो देखो मैं लॉस को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इतना भी लिख सकता हूँ, लॉस मेरे पास जो रेसिस्टिव, ये भाई लॉस है, ये भी लॉस है, ये भी लॉस कंपोनेंट में आता, ये भी लॉसेस कंपोनेंट में आता, जिसको हम क्या करते हैं भाई यूज करते हैं। जरा देखिए मैं लिख सकता हूँ इसको IR और इंटू कॉस फाई आर और प्लस का IX और इंटू साइन फाई आर और अपॉन कितना लिख सकता हूँ भाई इसमें इसको VR, कितना लिख सकता हूँ मैं इसको VR। ये मेरे पास होता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए फार्मूला, जिसको हम यूज करते हैं, जिसको क्या करते हैं भाई हम इसको यूज करते हैं, और इंटू 100 ये होता है मेरे पास परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए फार्मूला होता है। चलो देखिए अब मैं ये चाहता हूँ, देखो पहले ये बस परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का आपके पास फार्मूला होना चाहिए, पता होनी चाहिए कि हम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए किस फार्मूले का यूज करते हैं। तो IR इंटू कॉस फाई आर और प्लस का IX इंटू साइन फाई आर और अपन का VR और इंटू 100 रिसीविंग वोल्टेज, ये हमारे पास लॉसेज हैं जिनको मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। देखिए यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यूनिटी पावर फैक्टर हो, क्या पावर फैक्टर हो? यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर करने के लिए, किसके लिए? यूनिटी पावर फैक्टर करने के लिए वोल्टेज रेगुलेशन को मैं अलग अलग पावर फैक्टर पर देखूंगा। किस पर भाई? अलग अलग पावर फैक्टर पर। जैसे कि यूनिटी पर क्या है, यूनिटी कब कर सकता हूँ मैं, लेगिंग कब कर सकता हूँ, लीडिंग कर कब कर सकता हूँ, और भी क्या कंडीशन हो सकती है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला याद होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन के फार्मूले पे ही बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन करी जाएंगी। अब कभी भी ध्यान करिए, वोल्टेज रेगुलेशन यूनिटी जब करा जा सकता है जब उसमें टोटल ड्रॉप रेसिस्टिव हो। यदि वैसा इंडक्टिव होएगा तो यूनिटी नहीं करा जा सकता, लेकिन तब करा जा सकता है जब को केवल रेसिस्टिव हो। तो मैं मान लीजिए मुझे यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए? यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए भाई? यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए। तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए ध्यान से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। यूनिटी पावर फैक्टर के लिए मान लीजिए मेरे पास टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है IR, टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है IR, और मेरे पास रिसीविंग वोल्टेज कितना है VR और इंटू 100। तो ये मेरे पास वह कंडीशन होती है जहाँ यूनिटी वोल्टेज पावर फैक्टर प्राप्त होता है। फेजर डायग्राम को हटा रहा हूँ मैं। यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लेगिंग पावर फैक्टर प्राप्त हो, चाहे वो करंट जीरो पावर फैक्टर प्राप्त हो, क्या यार, चाहे वो लीडिंग भी हो सकता है और लेगिंग भी हो सकता है। जीरो पावर फैक्टर के लिए कंडीशन होती है और वोल्टेज रेगुलेशन की, भाई जीरो पावर फैक्टर तभी प्राप्त हो सकता है या तो लेगिंग हो या लीडिंग हो। लेकिन भाई साहब यहाँ तो लेगिंग ही प्राप्त करा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटिव इफेक्ट है नहीं, टोटल इंडक्टिव इफेक्ट है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ IX, और जब वोल्टेज ड्रॉप सारा मेरा इंडक्टिव के अक्रॉस होएगा तो मैंने I इंटू एक्स लिख दिया और इंटू VR और इंटू 100। तो ध्यान से देखिए इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इतना याद रखना। मैं कह रहा हूँ कि जब मेरे पास रेसिस्टिव यूनिटी कब हो सकता, जब मेरे पास सारा वोल्टेज ड्रॉप रेसिस्टिव हो। तो कंपोनेंट जब पावर फैक्टर कैसा हो सकता है? यूनिटी हो सकता है भाई। तो यूनिटी के लिए मैंने मान लिया कि टोटल वोल्ट रेसिस्टेंस मेरे पास सारे, टोटल वोल्टेज ड्रॉप IR है, रिसीविंग एंड वोल्टेज VR है, तभी तो यूनिटी प्राप्त हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप यूनिटी ना हो, मेरे पास जीरो हो। जीरो लीडिंग भी हो सकता है, लेगिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कैसे कैपेसिटिव इफेक्ट है नहीं, तो लीडिंग तुम जा नहीं सकते, लेगिंग जा सकते हैं। लेगिंग कब जा सकते हैं?
तो देखिए परसेंटेज आर बराबर आई इंटू एक्स अपॉन का वी आर और इंटू 100। अब कंडीशन देखिए, दो कंडीशन होती है मेरे पास। एक तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, किसके लिए? मैक्सिमम। देखो इस लाइन को ध्यान रखो, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मैं निकालना चाहता हूँ, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन जब प्राप्त करा जा सकता है जब भाई साहब ऊपर वाले की जीरो वैल्यू जीरो हो, ना ही तो उसमें रेसिस्टिव का नाम लॉसेज हो, रेसिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप हो, ना ही उसमें इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप हो, तो भाई साहब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त करा जा सकता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब उसमें कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो। तो भाई साहब यदि मैं ऊपर वाली वैल्यू को जीरो कर दूं तो क्या मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप निकाला जा सकता? बिल्कुल। तो जरा देखिए ऊपर वाली वैल्यू को क्या करिए, जीरो के बराबर रखिए, वी आर और इंटू कॉस फाई आर प्लस आई एक्स और इंटू साइन फाई आर, तो 10 के रूप में निकालिए इसको। तो मैं इसको निकाल सकता हूँ साइन फाई आर बराबर जीरो के रख दूँ, तो मैं इसे रखता हूँ साइन फाई आर बराबर रख सकता हूँ माइनस का आई आर और इंटू कॉस फाई आर रख सकता हूँ इसको भाई। तो ये मेरे पास साइन, इसको लिखा है मैंने आई और इंटू आर, तो साइन फाई आर को यहीं पर रख दीजिए, उसको तरफ लाइए, कितना लिख सकता हूँ मैं, कॉस फाई आर बराबर लिख सकता हूँ माइनस का आई आर और अपॉन का, ये मैंने लिखा था आई एक्स, कौन सा लिखा था, ये आई एक्स लिखा था, साइन फाई के साथ ये आई एक्स है और ये आई आर है, तो साइन के साथ मैंने ये लिखा था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस की वैल्यू के लिए साइन का है, तो इसको तो मैंने इधर ही रहने दिया, कितना होगा आई आर, और इसको लिख सकता हूँ मैं आई इंटू एक्स, तो इसका मतलब यह है हुआ, तो टेन एंगल, तो फेज एंगल मुझे कब प्राप्त होगा, माइनस का आई से आई कैंसिल आउट, आर अपॉन का एक्स, कितना हो सकता है भाई, ये आर अपॉन का एक्स। तो पहली कंडीशन ये बनती है, इसका मतलब यह हुआ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन तब प्राप्त करा जा सकता है जब फेज एंगल पावर फैक्टर नहीं बोल रहा मैं, फेज एंगल बोल रहा हूँ, फेज एंगल कितना हो, माइनस कितना, माइनस का आर अपॉन का एक्स। दूसरी बात ये, इसमें जो माइनस रिप्रेजेंटेशन है भाई, माइनस का आ रहा है, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इन अकर ओनली लीडिंग पावर फैक्टर इन द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ लीडिंग पावर फैक्टर पर ही जीरो में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन या जीरो वोल्टेज में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त करा जा सकता है, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त करा जा सकता है। कौन सा भाई, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त करा जा सकता है। तो इसको ध्यान से देखिए, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, कौन सा भाई, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ पर प्राप्त करा जा सकता है, जब मेरे पास लीडिंग पावर फैक्टर होगा, तो माइनस का आर अपॉन का एक्स, तो माइनस का आर अपॉन का एक्स, इसका मतलब है यह लीडिंग पावर फैक्टर को रिप्रेजेंटेशन देता है, लीडिंग पावर फैक्टर को रिप्रेजेंटेशन देता है। मैं ज्ञात करना चाहता हूँ मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन जब प्राप्त करा जा सकता है जब इसकी वैल्यू सारी की सारी जीरो हो, तो जीरो होने की कंडीशन में मैंने सारी वैल्यू को जीरो रखा, तो साइन फाई आर फेज एंगल कितना निकल गया था, माइनस का आर अपॉन का एक्स, तो माइनस आर अपॉन का एक्स बराबर है, ये माइनस का यह दिखाता है इस वैल्यू को जीरो जब करा जा सकता है जब पावर फैक्टर मेरे पास कैसा हो, लीडिंग हो, या फिर लोड कैसा हो, कैपेसिटिव हो, तो माइनस का रिप्रेजेंटेशन यही देता। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हो, देखिए ये मेरे पास होता है मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। अब मैं चाहता हूं कि वोल्टेज रेगुलेशन मेरे पास मैक्सिमम हो, कौन किस पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन, या किस फेज एंगल पर वोल्टेज रेगुलेशन मुझे क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमम प्राप्त होगा। तो मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए भाई साहब मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू मेरे पास जीरो के बराबर हो, किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। तो इसका मतलब मैं रख सकता हूँ डी आर बराबर और डी फाई आर बराबर जीरो रख दूं, कोई दिक्कत है। नीचे वाली वैल्यू जितनी मेरे पास कम होगी, नीचे वाली वैल्यू या उसका अवकलन करूंगा, तो इसका मतलब जीरो का आना चाहिए। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ऊपर वाली वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए नीचे वाली, इसका अवकलन, नीचे वाली वैल्यू को अवकलन करके रख दो जीरो के बराबर। इसका मतलब जितनी वैल्यू कम होगी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त करा जा सकता। तो करिए,
अवकलन करिए इसका वी आर आई आर इंटू कॉस फाई आर प्लस का आई एक्स इंटू साइन फाई आर को वी एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करिए। देखिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई आर को आई आर कॉन्स्टेंट है, इसको लिख सकता हूँ कॉस फाई को माइनस का कितना लिख सकता हूँ माइनस, इसको लिखा जा सकता है माइनस कॉस फाई आर और प्लस आई एक्स और इंटू साइन फाई आर को आई एक्स कॉन्स्टेंट है तो इसको लिख सकता हूँ कॉस फाई आर और ये मेरे पास कितना हो जाएगा टोटल में इसको लिख सकता हूँ बराबर 0। ये मेरे पास वी आर है और बराबर लिख सकता हूँ कितना 0, तो माइनस का आई आर तो माइनस का आई आर, देखिए तो माइनस का आई आर हो गया, तो माइनस का कितना लिख सकता हूँ मैं इसको आई आर, इसके बराबर 0। तो देखिए ये हो गया मेरे पास साइन, इसको अवकलन करेंगे तो कितना होएगा ये साइन फाई आर, तो कितना लिख सकता हूँ मैं इसको साइन फाई आर, तो मैं लिख सकता हूँ इसको आई आर और इंटू साइन फाई आर बराबर ये सब 0, बराबर लिख सकता हूँ मैं इसको आई एक्स और इंटू कॉस फाई आर, तो कॉस फाई आर बराबर की ये हो गया, अभी नहीं हुआ देखो प्लस बराबर 0, तो मैं इसको पहली तरफ ले जा सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ आई एक्स और इंटू कॉस फाई आर बराबर लिख सकता हूँ कितना आई आर और इंटू साइन फाई आर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब जरा देखिए मैं इसको कितना लिख सकता हूँ टेन की फॉर्म में लिखूंगा, किसकी फॉर्म में लिखूंगा टेन की फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई एक्स को यही रहने दीजिए और आई आर को नीचे ले आइए, बराबर मैं इसे लिख सकता हूँ साइन फाई आर और अपॉन का कितना लिख सकता हूँ इसको कॉस फाई आर, आई से आई कैंसिल आउट तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स बाई आर बराबर टेन फाई आर। तो इसका मतलब यह हुआ, यह वह कंडीशन है जिस पर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होएगा। तो x अपॉन का r प्लस का साइन लगा लीजिए, इसका मतलब यह हुआ यह वह कंडीशन है जिस पर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होगा, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होगा। प्लस साइन यह दिखाता है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लेगिंग पावर फैक्टर पर ही प्राप्त करा जा सकता है। किस पर प्राप्त करा जा सकता है? लेगिंग पावर फैक्टर पर ही प्राप्त करा जा सकता है। इसका मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन या आकर होने की कंडीशन ये है कि उसकी नीचे वाली वैल्यू जितनी मिनिमम होगी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम उतना ही प्राप्त करा जा सकता है, और मिनिमम प्राप्त करने के लिए यह है कि उसकी ऊपर वाली वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही कम करा जा सकता है। तो देखिए नीचे वाली वैल्यू को हमने अवकलन करा और 0 के बराबर रख दिया, तो 0 के बराबर रखेंगे कॉस का अवकलन करते हैं तो माइनस का आई आर इंटू साइन फाई आर, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आई आर हमने ऐसे लिखा, और आई एक्स इंटू कॉस फाई आर तो इसे लिख सकते हैं माइनस का आई आर इंटू साइन फाई आर प्लस का आई एक्स इंटू कॉस फाई आर बराबर, ये मैंने इधर रिवर्स करा तो कितना होगा आई अपन का एक्स और अपन का आई आर बराबर साइन फाई आर और अपन का कॉस फाई आर, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 बराबर होगा एक्स अपन का आर। चलो अब आगे देखिए, पी लॉसेज में आपको बता चुका हूँ, तो हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सूत्र निकल के आए जिनको हम लिख सकते हैं। देखो तो इस चैप्टर से कंक्लूजन ये निकलता है, ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और ये मिनिमम वोल्टेज के लिए मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कितना आता है भाई साहब माइनस का आर अपॉन का एक्स, कितना आता है माइनस का आर अपॉन एक्स। मैक्सिमम वोल्टेज के लिए कितना आता है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए होता है एक्स अपॉन का आर, ये मेरे पास वोल्टेज रेगुलेशन है। यदि कभी इसी चैप्टर में दिए हुए कुछ चीजें हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन दे रखी है, यदि वो पावर निकलवाए किसकी 3 फेज की, तो एक तो मैं फार्मूला लिख सकता हूँ ये कि √3 लाइन वोल्टेज और इनटू लाइन करंट और इनटू कॉस फाई। यदि यही कहे ऐसे भी लिख सकता है कि वीपी फेज वोल्टेज फेज करंट और इनटू कॉस फाई ऐसे भी दे सकता है। मैं पावर लॉसेज भी लिख सका हूँ, लॉसेज कितने हैं, मैंने वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फार्मूला लिखा था, तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वीएस माइनस का वीआर और अपॉन का वीआर और इनटू कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 100
एक मैंने फार्मूला लिखा था आई आर, और आई आर प्लस का कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, आई आर और इंटू कॉस फाई आर, कितना लिख सकता हूँ, कॉस फाई आर प्लस, और मैंने एक और फार्मूला लिखा था यहीं पर आई एक्स और इंटू साइन फाई आर, और इंटू साइन फाई आर और साइन फाई आर। बस ये ध्यान रखिए, आई आर इंटू कॉस फाई आर और इंटू साइन फाई आर, और अपॉन का लिखा था मैंने वी आर, कितना लिखा था भाई, वी आर। ये मेरे पास होता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फार्मूला। परसेंटेज और लिखोगे तो इसके 100 से इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो आई आर इंटू कॉस फाई आर प्लस का आई एक्स इंटू साइन फाई आर और अपन का वी आर, ये होगी मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज के लिए, मिनिमम वोल्टेज के लिए। और इसका जो कंक्लूजन निकल कर आया था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास होता है चैप्टर 3 से संबंधित कंक्लूजन जितना भी है। तो आपको मिलेंगे अगले चैप्टर में।